हेलो आर्मीज, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड गुड। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनमिन ने एक रोमांटिक नाइट स्पेंड की थी और जेके ने तेको प्रपोज किया था। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसे थोड़ा और घसकाओ, सोफ़ा यहाँ पास अच्छा लगेगा। आर्यन ने 2 वर्कर्स को कहा, ओके सर, एंड ऊपर की छत भी देख लेना, उसको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। रेनी सीजन में वहाँ से लीक कर सकता है और बच्चे रहते हैं तो ये कोई खतरे की बात है, तो प्लीज़ उसे जाकर रिपेयर कर देना। आर्यन ने कहा, ओके सर, हम लोग कर देंगे, वर्कर ने कहा और वहाँ से चले गए। क्या काम हुआ? काई ने वहाँ आते हुए कहा, सब हो गया, बस अब छत बचा है, उसके बाद घर की सफाई और पेंट करके पूरा रेडी हो जाएगा। आर्यन ने याद करते हुए कहा, शुक्र है कि ये जल्दी रेडी हो। काई ने आँख भरते हुए कहा, क्यों, क्या हुआ? आर्यन ने काई की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं, मैं बस उनकी चेहरे पे खुशी देखना चाहता कि वो लोग कैसा रिएक्ट करेंगे। काई ने एक्साइटेड होते हुए कहा, वेल ये ट्रू है, मैं भी यही चाहता हूँ। आर्यन ने कहा, वेल बाकी सब कहाँ हैं? इन और लिसा, वो शायद घूमने गए हैं, मेरे को इतना याद नहीं, आई थिंक फिल्म देखने गए हैं। काई ने सोचते हुए कहा, और जंगकुक दे के साथ है और सुगा मैं यहाँ हूँ। एक कोने से आवाज़ आई, सुगा, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने हैरान दिखते हुए कहा, तुम उस पुराने सोफे पे क्या कर रहे हो? उसे हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, बच्चे उस पे खेलेंगे, उसमें कितनी धूल होगी, तुम उतने गंदे सोफे में कर क्या रहे हो? आर्यन ने पूछा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मेरे को बहुत नींद आ रही है, तुम्हें पता है। यूंगी ने थकी हुई आवाज़ में कहा, लगता है जिमिन ने इसे बहुत हार्ड टाइम दिया है। काई ने धीरे से आर्यन के कान में कहा, वेल इसकी हालत देखकर तो मुझे भी यही लग रही है। आर्यन ने भी धीरे से कहा, पता है कल क्या हुआ? मैं जिमिन के लिए रोजेस लेकर गया था और उसे वो इतने पसंद आए कि वो रात के 12 बजे तक यही बोल बोल के रोए जा रहा था कि वो कितना खुश है, मैं उसका कितना ध्यान रखता हूँ। फिर मैंने उसे किसी तरह 2 घंटे सुलाया, मतलब मैंने उसे सुला दिया। 2 घंटे बाद उठ के उसने खाने की जिद करने लगा। जिंदगी ने थोड़ी थकी हुई आवाज़ में कहा, वेल इस मामले में तुम थोड़ी लकी हो क्योंकि तुम्हें तो खाना बनाना आता है। आर्यन ने कहा, वो अपनी कुकिंग स्किल को देख रहा था। एक बार उसने कुछ बनाने की कोशिश की, उसने लगभग आधा किचन का सत्यानाश कर दिया था और उसे 1 हफ्ते तक सोफ़ा में सोना पड़ा था, घर के काम करने पड़े थे, बच्चों को स्कूल से लाना पड़ा था। आर्यन ये सोचकर वापस रियलिटी में आ गया, मैं नॉर्मल खाना बना सकता हूँ जो इंसान खा सके, और जो जिमिन चाहता है मैं वो खाना कैसे बनाऊँ? सुगा ने खड़े होते हुए कहा, क्या कल क्या डिमांड की उसने? उससे आइसक्रीम चाहिए थी। मैं गया फ्रिज से आइसक्रीम निकाला, वापस आया रूम में, दरवाज़ा लगाया और मैंने आइसक्रीम उसको दिया। अब वो रोने लगा। क्यों? काई ने पूछा। क्योंकि उसको आइसक्रीम सोयाबीन सॉस के साथ खानी है। ये कोई बात होती है? यूंगी ने थोड़ी चिढ़ी हुई आवाज़ में कहा, सोया सॉस के साथ? काई ने थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, मैं उसे इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था। मैंने दरवाज़ा खोला, मैं किचन में गया, काउंटर से मैंने सोया सॉस उठाई, मैं वापस रूम में आया, मैंने दरवाज़ा लगाया, मैंने इसे सोया सॉस दी। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। अब क्यों? आर्यन ने कहा, क्योंकि इसे मस्टर्ड ऑयल के साथ खानी थी। क्या बकवास है, काई ने कहा और उसने अपने मुंह पे हाथ रख लिया। वो इन कॉम्बिनेशन को सोच के ही उसका जिम मचलने लगा था। आइसक्रीम में सोया सॉस और ऊपर से मस्टर्ड ऑयल। नहीं, ये बहुत ख़राब कॉम्बिनेशन है। मस्टर्ड ऑयल, सोया सॉस और आइसक्रीम,
आर्यन ने कहा जैसे उसके जिम में चल रहा हो। वही ना, मैं वहाँ मैंने फिर दरवाज़ा ओपन किया, मैं किचन में गया, मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया और लाकर उसे दिया और मैं खड़ा था कि अब ये मुझको कुछ ना बोला और उसने कुछ नहीं कहा। उसने आइसक्रीम में सोया सॉस और मस्टर्ड ऑयल मिलाया और अच्छे से सबको मिक्स करके खाने के बाद मौन कर रहा था, जैसे उसे कितना प्लेजर फील हो रहा है। युंगी ने इरिटेट होते हुए कहा, बहुत हार्ड टाइम है तुम्हारे लिए। काई ने युंगी का कंधा थपथपाते हुए कहा, अभी रुको, अभी ये कहाँ ख़त्म हुआ है। युंगी ने कहा, उसने 1 घंटे तक मुझे ये बात सुनाई कि मैं कितना अच्छा हस्बैंड हूँ, मैं उसके लिए कितना कुछ करता हूँ। और यही बात उसने लगातार 1 घंटे तक बोला और मैं अपनी आंखें बंद किए इसकी बातें सुन रहा था। वो हर 2 मिनट में मुझसे पूछा, अभी मैंने क्या बोला। मेरे को उसके हर बात के जवाब देने थे। युंगी ने कहा, ओह अच्छा, और आगे फिर क्या। फिर जब लास्ट में तू 2 या 3 आई थिंक 3 या 4 स्पून बचा हुआ था, उसने नहीं खाया। आर्यन ने कहा, नहीं, क्योंकि उससे दया आ गई मेरे ऊपर कि मैं उसे खाता हुआ देख रहा हूँ। ब्रो, तुम जिंदा कैसे हो। आर्यन ने हैरान दिखते हुए युंगी से कहा, मैं खुद इस बात से अनजान था कि मैं ज़िंदा कैसा हूँ, बट मेरा भाई वो एक डॉक्टर है, जैसे कि तुम्हें पता है, तो इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ। युंगी ने कहा, तो तुमने वो खाया। काई ने अजीब से मुंह बनाते हुए कहा, मैं क्या करता, अगर मैं ना बोलता तो वो रोना स्टार्ट कर देता, इसलिए मेरे को खाना पड़ा। और लिटरली मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं जिमिन को दोबारा कभी प्रेग्नेंट नहीं करूँगा, हमारे 3 बच्चे ही काफ़ी हैं हमारे लिए। युंगी ने कहा, वेल ये जिमिन का 9th मंथ है, इसीलिए उसके मूड स्विंग ना थोड़े ज़्यादा हो रहे हैं। काई ने कहा, हाँ, इन 5 सालों में मैं इतना कभी जिमिन से परेशान नहीं हुआ था जितना इसने 9 महीनों में मुझे परेशान किया है। सुगा ने कहा, तुम यहाँ आओ, तुम यहाँ बैठो। आर्यन ने कहा और उसने युंगी को नए काउच पे बैठाया और आर्यन और काई दोनों आसपास बैठ गए। हाँ, लेकिन हाँ, इन 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है ना। काई ने याद करते हुए कहा, वेल देखा जाए तो हॉबी भी कुछ कम नहीं था। काई ने याद करते हुए कहा, कैसे। युंगी ने पूछा, भाई उसके भी मूड स्विंग्स होते थे, उसने भी तो मेरे को कितना परेशान किया है। अरे हाँ, एक बार तुम मेरे घर आए थे ना, करीब 3 बजे रात को, बिकॉज हॉबी को मेरे हाथ की सॉसेज खाने थे। युंगी ने याद करते हुए कहा, याद मत दिला, मैं वो सॉसेज लेकर गया और उसने खाने से मना कर दिया। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे, मैं 3 बजे तेरे घर गया, तेरे को सबको उठाया, तेरे से सॉसेज बनवाई, तेरी गालियाँ खाते खाते, और जब मैं वो सॉसेज लेकर गया तो उसने खाने से ही मना कर दिया। काई ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, हार्ड टाइम ब्रो, हार्ड टाइम। युंगी ने काई के पीठ सहलाते हुए कहा, फिर तुम्हें पता है वो सॉसेज का तुमने क्या किया, तुमने शायद फेंक दिया था ना। युंगी ने कहा, नहीं, मैं बहुत थका हुआ था, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, मैंने सॉसेज को वहीं काउंटर पे रखा, बट उसने वो वाले सॉसेज रात को खाया। अभी रात को वो तो बहुत सौगी हो गया होगा। युंगी ने कहा, लेकिन हॉबी को वो बहुत पसंद है, उसे वो सौगी फ्लेवर बहुत पसंद आया। ये मूड स्विंग्स ना बहुत ख़तरनाक होते, तुम्हें पता है। तुम लोग किसको बता रहे हो ये सारी बातें। काई ने कहा, आर्यन ने कहा। युंगी और काई आर्यन की ओर मुड़े। अरे हाँ, यहाँ तो सबसे क्या बोलते हैं उसको। युंगी ने सोचते हुए कहा, यहाँ पर तो सबसे एक्सपीरियंस मैन है जिसने अपने हस्बैंड की 2 प्रेगनेंसी झेली है। युंगी ने कहा और वो थोड़ा सा हंसा। कम से कम तुम्हें और तुम दोनों को हॉबी और जिमिन इसलिए तो नहीं मारते हैं ना, जस्ट बिकॉज उसको समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ हो क्या रहा है। आर्यन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, मतलब मैंने
जिन की प्रेगनेंसी में, दोनों में ही, एक भी नहीं, दोनों उसकी प्रेगनेंसी में मैंने उससे बहुत मार खाया है। क्यों? योंगी ने थोड़ी क्यूरियस होते हुए कहा। क्योंकि वो दोनों प्रेगनेंसी में वो आर्यन के साथ नहीं था, काई था। बट उस टाइम वो दोनों प्रेगनेंसी में ना वो उसके साथ नहीं था। उनकी भी बातचीत बंद थी उस टाइम क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या खाना है। वो कभी एक चीज़ की डिमांड करता तो कभी दूसरे चीज़ की, और उसे घर का ही बना हुआ चाहिए था। मैं मोम को बुलाना चाहता था, लेकिन उसका कहना था कि नहीं, मोम नहीं आएगी। और मुझे इसलिए मारता था क्योंकि मेरे को खाना बनाना नहीं आता था। आर्यन ने अपना सर पकड़ते हुए कहा, ओ इसीलिए तुम्हारे चेहरे, तुम्हारे गर्दन पे नोचने खरोचने के निशान रहते थे ना। काई ने कहा, देखो तो सब पता था। ये मेरा भाई हो कि मेरे को यकीन नहीं होता कि इसको खाना बनाना कैसे आ जाता है। मेरे को क्यों नहीं आया आज तक। खाना बनाना कितना मुश्किल काम है। देखो पता है, एक दिन मैं अनियन काट रहा था भाई, जब मैं काटता वो फिर से नीचे गिर जाता। मतलब वो इतना फिसलता क्यों है। जब तू अनियन को उल्टा करके काटेगा तो देखो दिक्कत तो होगी ही ना होगी। युंगी ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, खाना बनाना इज बहुत डिफिकल्ट ब्रो। आर्यन ने कहा, हाँ वेल इन सब में जंकुक बहुत लकी था, है ना। आर्यन ने क्या बोलते हैं युंगी और काई की ओर देखते हुए कहा, हाँ क्योंकि तेने उसे कभी, उसकी प्रेगनेंसी में ने कभी जंकुक को इतना परेशान नहीं किया। परेशान? हाँ बस देखो हमेशा जंकुक चाहिए होता था। उसे खाना पीना दो या ना दो, उसे हर हर आधे घंटे में जंकुक से बात करनी, उसे जंकुक ही जंकुक मांगता था। ये वाली डिमांड ठीक है, कम से कम जंकुक उससे बात करता। इस तरह खाने पीने वाली जो चीज़ें थी ना, और फिलहाल जिमिन के बोर्ड स्विंग्स नहीं, उनसे जंकुक बहुत लकी था। वेल उसका तो एक ही, अब उन्होंने प्लान भी किया। तुम्हें पता है, ते की बॉडी भी ऐसी नहीं कि वो दोबारा उन लोग बेबी कंसीव कर सके। एक बेबी उन लोगों के लिए सही है, यू नो। अरे हाँ पता है, तुम्हें पता है मेरे बेटा का क्या प्लान है। आर्यन ने युंगी की ओर देखते हुए कहा, क्या? युंगी ने पूछा। वो बुंग्यो से शादी करेगा और जंकुक का दामाद बनेगा। भाई तेको लगता है जंकुक अपनी इकलौते बेटे का, उसके सारे वो ताह्यून के साथ कराएगा जो सेम तेरी कॉपी है, आई मीन सामान तोड़ने में। युंगी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा, मैंने उसको कितना समझाया कि उसको कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा, लेकिन नहीं, उसको बोंग्यो ही चाहिए। उसको नहीं पता ताह्यून, क्या बोलूँ, वो अभी बच्चा है तो बस थोड़ा ही सा अभी बोल रहा है कि उसे उसी से शादी करनी है। जब वो बड़ा होगा उसके और भी फ्रेंड्स बनेंगे तो हो सकता है ना। तुम बच्चों की बात को भी सीरियसली लेकर चलोगे तो नहीं ना होगा। युंगी ने कहा, चल बच्चों की बात छोड़, तू बता तेरे बेटे को क्या प्रॉब्लम है मेरे बेटे से। हाँ, आर्यन ने अपनी एक आईब्रो ऊपर करते हुए कहा। मतलब? युंगी ने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, युंजुन और सुबिन। युंजुन और सुबिन मतलब? युंगी ने कहा, अब ऐसा भी मत जता कि तुझे कुछ पता ही नहीं है। तो साफ साफ क्यों नहीं बोलता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जो युंजुन सुबिन से इतना चिपकता रहता है। देख आर्यन, अब तू ना एक जेलस फादर की तरह ना तू बात कर रहा है। युंगी ने कहा, भाई ऑफकोर्स वो मेरा बेटा है, मेरा बॉटम बेटा। कितना क्यूट है, कितना हैंडसम है अपने पापा की तरह, मतलब अपनी माँ की तरह। और उसके डिम्पल्स, तुमने उसके डिम्पल देखे, सेम मेरे डिम्पल जैसे हैं देख। तो तू देखो क्या लगता है मेरा बेटा हैंडसम नहीं है? मेरा इंजन कितना हैंडसम है। तुम्हें पता है वो सिर्फ अभी 10 साल का है, फिर भी उसे अभी इतने लव लेटर्स मिलते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आपका बेटा कितना हैंडसम है, क्या आपके बेटे और मेरे बेटे की सेटिंग करा दोगे। युंगी ने सांस लेते हुए कहा, तब देखो क्या लगता है कि मेरा बेटा पॉपुलर नहीं है। वो सिर्फ 8 साल का है, युंजुन से सिर्फ 2 साल छोटा। तूने उसकी हाइट देखी है? वो युंजुन जितना है अभी भी हाइट में। उसकी हाइट बिल्कुल मेरे पे गई है, समझा। आर्यन ने कहा, वो कितना क्यूट है, बिल्कुल
एक डॉल की तरह थी। पता है उसके गाल देखे तुमने, कितने क्यूट से उसके गाल है। उसके डिम्पल्स तुमने देखे, बिल्कुल मेरी तरह है, एकदम क्यूट सा। आर्यन ने कहा मेरा भी बेटा बहुत हैंडसम है। पता है तुमने कभी उसका लॉकर देखा है? रोज़ नए 10 लड़के लड़कियों को ना वहाँ पर लव लेटर होता है। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे बेटे को लव लेटर नहीं मिलता? वो सिर्फ 8 साल का है, युनजुन तो 10 साल का है, फिर भी वो सिर्फ 8 साल का है, फिर भी उसे कितने लव लेटर्स मिलते हैं तुम्हें पता भी है? मेरे बेटे के लिए तो लोग मर मिटने का रेडी है। एंड इन फ्यूचर सुबिन और युनजुन कभी रिलेशनशिप में आते तो मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबिन को अपना सनी लो बनाने में। वो कितना क्यूट है और उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगी तुम्हें पता भी है? युंगी ने कहा गाइस स्टॉप। काई ने उन दोनों को रोकते हुए कहा तुम दोनों अपने बेटों की अभी तक तुम उन लोगों की शादी तक भी पहुंच गए हो। वाह, वो लोग सिर्फ 8-10 साल के बच्चे हैं अभी और आ रहे हैं। ये अच्छी बात है ना कि युनजुन सुबिन की तरह प्रोटेक्टिव है। अपना बेटे को कोई ज़्यादा मतलब डर नहीं रहेगा। मेरे बेटे को किससे डर रहेगा? आर्यन ने कहा अभी तो मेरी बात सुनता क्यों नहीं है? तो सच में मेरा जुड़वा भाई कैसा हो सकता है? काई ने कहा अब बोल भी दे, इतनी पहेलियाँ बनाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ उसे नहीं डरना चाहिए, वो क्यों डरेगा किसी से? बट तू एक आइडल है और वो तेरा बेटा है, तो पता भी तेरे कितने दुश्मन भी होंगे, लाइक शशांक फ्रेंड्स यू नो। उन सबसे वो प्रोटेक्ट करने के लिए है ना। अगर सुबिन को कोई स्कूल में बुली करता है तो उस वक्त युनजुन है नहीं, कितनी अच्छी बात है कि युनजुन और सुबिन दोनों एक साथ रहते हैं। हाँ वेल मानना तो पड़ेगा, ये बात अच्छी है। भैया तू ना भूल ही जाना, तुम लोग अभी से जो ये मैचिंग कर रहे हो ना, हो सकता है वो बड़े होकर उनको वो खुद अपना सोलमेट, अपना पार्टनर, अपना लव ऑफ देयर लाइफ वो खुद ढूंढ सकते हैं ना। काई ने कहा हाँ वैसे मेरा बेटा कुछ भी बोला बहुत, वो उसकी बात कुछ अलग है। काई ने स्माइल करते हुए कहा तुम किस दुनिया में रहते हो? हाँ, युंगी ने कहा क्या तुम्हारे बेटे को तो पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड से ऑब्सेशन क्यों है? जब देखो चिमी 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 करता हुआ मेरे जिमिन के पीछे पड़ जाता है और मेरा जिमिन ओ ह्यूनजिन कितना क्यूट है, ह्यूनजिन ह्यूनजिन करता रहेगा। युंगी ने आभरते हुए कहा तुम मेरे बेटे से तो जेलस है। देख युंगी ये बहुत गलत बात है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। भाई मैं मानता हूँ वो बच्चा है, बट उसको हर टाइम चिमी चिमी करते हुए मेरे हस्बैंड के आगे पीछे घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवा ने कहा आई मैं अब क्या बोलूँ। तभी उन्हें ऊपर से कुछ आवाज़ आई सर हमने ऊपर की छत भी रिपेयर कर दी है, अब बस यहाँ को पेंट करना बचेगा, तो जितनी जल्दी हो सके ना यहाँ को पेंट भी करना स्टार्ट कर देना ओके। आर्यन ने कहा हमें भी चलना चाहिए वरना हमारी बॉटम्स हमें जान से मार देगी। तुम्हें पता भी है जिनने मुझे 3 बार कॉल कर चुके और अभी तक हमने उन्हें बताया भी नहीं कि हमने अपना जो ट्री हाउस था उसे रेनोवेट करा रहे हैं, उनके लिए एक सरप्राइज़ है। वेल कुछ भी बोलो, आर्यन की इस प्लेस से इस ट्री हाउस से कुछ अलग ही यादें जुड़ी हुई है। काई ने इधर उधर देखते हुए कहा ऑफकोर्स मेरी और जिन की शादी तुम्हें याद है? हम उस वक्त सिर्फ बच्चे थे। हाँ तुम लोग सिर्फ 18 साल के बच्चे थे और उस वक्त लाइक आर्यन नहीं मेरे को शादी करनी है, मैं नहीं जानता मेरे को शादी करनी है यार, तो वो याद दिलाकर मेरे को एम्बेरस कर रहा है। आर्यन ने अपना चेहरा अपने हाथ में छुपाते हुए कहा अरे हाँ उस वक्त जिमिन को आए सिर्फ 1 या 2 दिन हुए थे ना यहाँ आए उसे। युंगी ने एक्साइटेड होते हुए कहा हाँ जिमिन को आए यहाँ पर शायद 2 दिन हुए थे। नहीं हाँ 2 दिन हुए थे। फर्स्ट डे वो आया था, मैंने उसे देखा था एंड सेकेंड डे उसने स्कूल ज्वाइन किया था और सेकेंड डे ही मैंने उसको देखते ही अपना दिल दे दिया था। कितना क्यूट से एंजल था मेरा जिमिन। युंगी ने खुश होते हुए कहा हाँ तूने उसे एक कॉफ़ी शॉप के बाहर देखा था ना? हाँ और मैंने उसके लिए हमारी मतलब हम लोग उसे फर्स्ट डे मतलब जब उसका स्कूल का फर्स्ट डे था हमने उसे घुमाने लेकर गए थे और मैंने वहीं पर उसे अपना खरीद के उसके लिए कुछ दिया था। तुम्हें पता भी है, तुम्हें पता है जिमिन उसे अभी तक रखा हुआ है। युंगी ने एक्साइटेड होते हुए कहा पता है जिमिन बहुत प्यार करता है तुमसे। और मेरा क्या, मैं भी तो करता हूँ। युंगी ने पाउट करते हुए कहा हाँ हमें पता है। तभी आर्यन का फ़ोन बजने लगा। नहीं ये जिन है, उसने 4 टाइम फ़ोन किया है, पक्का वो मुझे मारेगा। मेरे को लगता है कि
अभी कॉल उठा लेना चाहिए, नहीं तो कॉल नहीं उठाने की इस बात पे वो ज़्यादा मारेगा। यूंगी ने हंसते हुए कहा, तुम रुको, मेरे को जिमिन को अजीब अजीब से आइडिया तो देने दो तुम। आर्यन ने कहा, जिमिन से पहले तुम अपने हस्बैंड को संभालो, यूंगी ने कहा। और आर्यन ने बड़ी मुश्किल से कॉल पिक किया। किम नामजून। फ़ोन की दूसरी तरफ से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। हाँ हाँ बेबी, मैं ही हूँ तुम्हारा हस्बैंड, बोलो क्या हुआ। क्या मतलब क्या हुआ? मैंने तुम्हें लिटरली 4 टाइम है जब मैंने तुम्हें कॉल किया, तुम बस बोल रहे 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। तुम्हारा 5 मिनट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, जिन ने चिल्लाते हुए कहा। ओ माई स्वीट हार्ट, डोंट वरी, मैं बस रास्ते में ही मैं आ रहा हूँ, चाहो तो तुम ये बात काई से भी पूछ लो, उसने अपने भाई की ओर देखते हुए कहा। और काई ने व्हाट द फक लुक दी। अच्छा, वो काई तुम्हारे साथ है, वो भी मेरे साथ है, तो तुम लोग डायरेक्ट ना घर ही आना। अच्छा ठीक है, हम घर आ रहे हैं, आर्यन ने कहा और कॉल कट कर दिया। हम यहाँ घूमने आए थे देगू में, अपना टाइम स्पेंड करने आए थे अपने फैमिली के साथ, बट यहाँ तो बहुत हम सपने में ही एंजॉय किए जा रहे हैं, काई ने आँख भरते हुए कहा। हाँ, हमने कितने ऐसे प्लानिंग की थी कि हम सभी अपने अपने पार्टनर के साथ देगू जाएंगे अपने स्कूल के टाइम को याद करने के लिए, लेकिन यहाँ के तो हमारे बॉटम्स या तो बच्चों में बिजी हैं या तो वो खुद में ही बिजी हैं। ये बात तो है, बट हाँ, वो जिस तरह बच्चों का ख्याल रखते हैं वैसे हम तो नहीं रख पाएंगे ना। सुनो, तुम सब ये वाली बातें ना बाद में कर लेना, फ़िलहाल यहाँ से चलो, वरना जिन मुझे सच पे मार देगा, आर्यन ने कहा। ओके ठीक है, बाय यूंगी, बाद में मिलते हैं, काई ने कहा। और काई और आर्यन वहाँ से चले गए। यूंगी थोड़ा देर वही सोफा पे बैठे रहा और वो अपने जिमिन की लाइफ के बारे में सोचने लगा, किस तरह वो उसने जिमिन को कॉफ़ी शॉप के बाहर देखा था। फिर उसने जब जिमिन को स्कूल में देखा, उसे पता चला कि जिमिन जंगकुक का कज़न है। उन दोनों के साथ बैठना, जिमिन को ऐसे छुप छुप कर देखना, जिमिन की परेशानी में वो खुद परेशान हो जाना, जिमिन को ऐसे हंसते देखकर उसका हंसना, जिमिन को सब याद आ रहा था। जिमिन और यूंगी जब जंगल में थे, उनकी फर्स्ट किस हुई थी वहाँ। यूंगी ये वाली बात को कैसे भूल सकता है। फर्स्ट नहीं, मैं भी सेकंड किस हुई थी। लेकिन जिमिन और यूंगी इस लुक लाइक वो एक दूसरे के लिए ही बने थे। यूंगी को आज भी रिग्रेट होता है कि उसने जिमिन को उस टाइम क्यों छोड़ा था। लाइक वो सच में पागल हो गया था, वो पागल ही हो गया था, इसीलिए उसने जिमिन को छोड़ा था ना। देन उसे जिमिन वापस मिल गया इतनी मुश्किलों के बाद। जेनी यूनजून, जो यूंगी को बिल्कुल अपने रियल डैड जैसे फील कराते हैं, एंड यूंगी भी उन दोनों को वो दोनों जैसे उसके खुद के बच्चे हैं वैसे उन दोनों से प्यार करता है। स्पेशली जेनी, वो यूंगी के साथ बहुत क्लोज है। लाइक अगर जेनी एक बार के लिए जिमिन को बातें ना बताए, बट हाँ, यूंगी को वो बातें ज़रूर पता होती हैं। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार है आपस में, एंड नाउ वो लोग अब बड़े भाई बहन होने की प्रैक्टिस में हैं। वो लोग हमेशा ये दिखाते हैं कि वो लोग अपना रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं, ताकि वो अपने भाई, आने वाले छोटे भाई या बहन का अच्छे से वेलकम कर सके, अच्छे से उसकी ख्याल रख सके। जैसे बिकॉज जिमिन एक डॉक्टर है एंड यूंगी एक आइडल है, और बिजी पेरेंट्स होने के नाते अक्सर जो बच्चे होते हैं उन्हें बहुत लोनली फील होता है। तो जेनी और यूंजू अभी से ये ट्राई कर रहे हैं कि वो अपने होने वाले भाई या बहन का अच्छे से ख्याल रख सके, और यूंगी इस बात से बहुत ज़्यादा ही खुश है। वहीं दूसरी ओर जंगकुक के घर में तायुन और बोमग्यो दोनों खेल रहे थे। बोमग्यो को घर घर खेलना था और तायुन उसका हस्बैंड बना हुआ था, जो खुशी खुशी बन गया था। तायुन अभी सिर्फ 5 साल का था, बट उसे मैजिक ट्रिक्स करना बहुत पसंद था। वो अजीब तरीक़ों से बोमग्यो को खुश करने की कोशिश करता और उसे मैजिक दिखाता। हालांकि जो बड़े लोग होते थे वो समझ जाते थे कि ये क्या कर रहा है, बट उनके सामने, तायुन के सामने वो लोग ऐसे दिखाते थे कि वो लोग बहुत सरप्राइज हुए हैं। मेरे से और नहीं खेला जा रहा ये, तायुन ने थक कर कहा। पर तुम डैडा हो और तुम इस तरह हाँ नहीं मान सकते, बोमग्यो ने कहा। अभी तो तुम्हें बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है, फिर मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर जाऊंगा। बोमग्यो ने अपने हाथ से प्लेट नीचे रखते हुए कहा। बट मैं
मैं कोई बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता, तायुन ने कहा। पर क्यों? तुमने बोला था कि तुम मेरे साथ घर घर खेलोगे। बोमक्यू ने कहा, मैं खेल तो रहा हूँ लेकिन मेरे को और नहीं खेलना, चलो ना हम कुछ और खेलते हैं। तायुन ने कहा, नहीं मेरे को घर घर खेलना है। एक तो तुम्हारे वो बनिए पापा मुझे तुम्हारे साथ खेलने नहीं देते, और जब खेलने दे रहे तो तुमको घर घर ही खेलना है क्या? तायुन ने मुंह फुलाते हुए कहा, तुम इस तरह मेरे डैडी के बारे में नहीं बोल सकते। क्यों ना बोलूं? वो हमेशा मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करते। तुमको अच्छा नहीं लगता मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ तो? तायुन ने कहा, हाँ बट तुम मेरी इस तरह मेरे दादा को नहीं बोल सकते। तुम अभी बस बेबी हो। तायुन ने कहा, मैं बेबी नहीं हूँ, मैं पूरे 4 इयर्स की हूँ। बोमक्यू ने अपने हाथ में काउंट करके दिखाते हुए कहा, और मैं 5 इयर्स का हूँ, तो मैं तुम्हारा योंग हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए ना। तायुन ने कहा, बट तुम्हें क्या खेलना है फिर? बोमक्यू ने कहा, फुटबॉल खेले, बट हम सिर्फ 2 हैं, और हमें गिर गए और चोट लग गई तो मम्मा डांटेगी। बोमक्यू ने ते के बारे में सोचते हुए कहा, फिर क्या खेलें? हम योंग को फ़ोन करें क्या? नहीं ना, वो तीनों बहुत बड़े हैं हमसे। बोमक्यू ने सोचते हुए कहा, वो कितने बड़े हैं? तायुन ने पूछा। बोमक्यू ने अपना हाथ ऊंचा किया और उस जैसे कि वो नाप रहा था कि यूनजुन, सुबिन और जेनी की उम्र हाइट कितनी होगी। वो लोग शायद इतने नहीं, इतने वो लोग तो बहुत बड़े हैं, लेकिन मेरे डैडा से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। वो बनी अंकल भी ना। तभी उन्हें सामने का मेन डोर खुलते हुए दिखा। डैडा, बोमक्यू ने कहा, और वो दौड़ते हुए जंगकुक के पास गई। ओह मेरी प्रिंसेस, तुम दोनों क्या खेल रहे थे? हम लोग घर घर खेल रहे थे, बट अब इनको नहीं खेलना मेरे साथ घर घर। बोमक्यू ने कहा, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम मेरी बेटी के साथ खेल सकते हो, उसकी पसंद का गेम, बट घर घर नहीं, वो अच्छा नहीं लगता है। तायुन ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। जंगकुक ने कहा, बच्चों देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। ते ने पीछे से बाहर निकलते हुए कहा, बियर अंकल। तायुन ने कहा, और वो दौड़ते हुए ते के पास गया। ओह तायुन, तुम दोनों क्या खेल रहे थे? देखिए ना, बोमक्यू मुझे कब से घर घर खिला रहा था, और बनी अंकल ने कहा कि मैं उसके साथ खेल सकता हूँ बोमक्यू का पसंद का खेल, वरना वो मुझे बोमक्यू के आसपास आने नहीं देगा। तायुन ने जैसे ते से कंप्लेंट कर रहा था जंगकुक की। कुकी, ये क्या है? क्या क्या है? मैंने जो बोला मैंने सच ही तो बोला। अब मेरी बेटी जो गेम खेलना चाहता है, अगर उसको नहीं खेलना है तो वे बेटे के साथ मत खेले। जंगकुक ने कहा, तुम उनकी बात इग्नोर करो, मैं तुम्हारे लिए देखो आइसक्रीम लेकर आया हूँ। मम्मा मेरे लिए? तुम्हें सर्दी है। तायुन सॉरी तायंग ने अपने आंखें रोल करते हुए कहा, बट मम्मा मैं दवाई ले लूँगा ना। बेबी ऐसा क्या कर रहे हो? दे दो, बच्चा है। और सबसे ज़्यादा तो तुम्हें कुकी, तुम मिलो मुझे रूम में। उसके लिए तो मैं हमेशा रेडी हूँ। क्यों ना हम अभी चले बच्चों को उनका गेम खेलने दें। जंगकुक ने तायंग को उसके कमर से खींचते हुए कहा, शर्म करो, अब तुम एक बाप हो, 4 साल का बेटा है तुम्हारा, तो क्या हुआ? हमारे बेटा हमें रोक थोड़ी ना रहा है। जंगकुक ने कहा, तुम पागल हो, चलो आओ हम लोग आइसक्रीम खाते हैं। ते ने कहा, और सभी आइसक्रीम खाने चले गए। वहीं दूसरी ओर वो लिसा और वो सभी मूवी देखकर बाहर निकल रहे थे। कोई मूवी इतनी भी खास नहीं थी। आप दोनों का टेस्ट कितना बेकार है। लिसा ने आ भरते हुए कहा, ये लड़की। ने कहा, बेबी छोड़ो उसे, बेबी ऐसा नहीं बोलते हैं। युनवू ने निशा की ओर देखते हुए कहा, आप लोगों ने बोला था कि आप लोग कोई रोमांटिक मूवी देखोगे या फिर कोई एडवेंचर वाली, और ऐसी मूवी कौन देखता है? लिसा ने आंखें रोल करते हुए कहा, इस लड़की का मैं क्या करूं, मेरे को समझ ही नहीं आता। इन्हें अपने सर पे हाथ रखते हुए कहा, मैं क्या करूं? आप लोगों ने कोई अच्छी मूवी दिखाने की बजाय मुझे कोई साइंस से रिलेटेड मूवी दिखाने लगे। मेरे को नहीं बनना डॉक्टर। मम्मा आप डॉक्टर इतना काफ़ी नहीं है क्या? क्या इतना काफ़ी नहीं है? तुम्हारे डैड डॉक्टर बनना चाहते थे
उनका सपना तुम पूरा नहीं कर सकती क्या? इन ने भी चिल्लाते हुए कहा। आप ना मॉम मुझे कभी नहीं समझ सकती। ऐसा फील हो रहा कि आप मुझे ना खोती जा रहे हो। लिसा ने कहा। डैड मैं जेनी के पास जा रही हूँ। इतना बोलकर लिसा वहाँ से चली गई। लिसा मेरी बात तो सुनो, इन ने चिल्लाते हुए कहा। बेबी रुको, इसमें तुमने देखा वो कैसे बात कर रही थी? वो लड़की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। लिसा ने कुछ गलत नहीं कहा। इन्वो ने भी कहा। अरे इन ने इन्वो की ओर देखा। बेबी सुनो, वो उसकी अपनी लाइफ है। लिसा क्या बनना चाहती है? अगर वो डॉक्टर बनना चाहती है तो ठीक है, अगर वो नहीं बनना चाहती तो भी ठीक है, अगर वो कुछ और करना चाहती है अपनी लाइफ में वो भी ठीक है। हम उसे फोर्स नहीं कर सकते ना। लेकिन मैं सिर्फ चाहती थी कि लिसा कम से कम तुम्हारा सपना तो पूरा करे। मेरे सपने क्या है? एक हैप्पी फैमिली। तुम और लिसा हो मेरी लाइफ में, इतना मेरे लिए काफ़ी। और मुझे कुछ। हिंदू ने आयन को हक करते हुए कहा। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने देखा उसने क्या बोला? मैं उसको समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश तो कर रही हूँ ना। इनने कहा। सैड क्यों होते हो? उसने बस गुस्से में कहा। तुम्हें पता है ना उसे वो पसंद नहीं कि उसे कोई भी किसी चीज़ के लिए फोर्स करे। आई होप जेनी उसका मूड सही कर दे। आइन ने कहा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हिंदू ने कहा और दोनों आइसक्रीम खाने के लिए चले गए। वही दूसरी ओर की मेंशन में जिन सोफे में बैठा हुआ था, सुबिन नहीं था। सुबिन युंगी के घर गया हुआ था। वहाँ जिन अकेला बैठा हुआ था और इसके नेक्स्ट सोफा में होबी ह्यूनजिन के साथ बैठा हुआ था। ह्यूनजिन जो होबी को कोआला की तरह हक किए हुए था। बेबी डोंट वरी, डैडा आ रहे हैं ना। उन्होंने बोला है कि तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आ रहे हैं, तुम ठीक हो जाओगे। उसके बाद तुम अपनी चीमी के पास चले जाना। और मुझे अभी जाना है, ह्यूनजिन ने रोने वाली आवाज़ में कहा। देखो तुम्हारा शरीर कितना तप रहा है। तुम इस हालत में वहाँ क्या करने जाओगे? हाँ, एक तो चीमी देखकर तुम्हें परेशान ना हो जाएगा कि उसकी ह्यूनजिन को क्या हो गया। इसीलिए अभी मत जाओ वहाँ, तुम बाद में चले जाना ना। होबी आगे पीछे ऐसे ह्यूनजिन को गोद में झुलाते हुए बोल रहा था। मुझे अभी जाना है मम्मा, मुझे चिमी के पास जाना है। ह्यूनजिन बेबी अपनी मम्मा की बात मान लो। देखो तुम्हें कितना तेज बुखार है। ये दोनों रह कहाँ गए? सच बोलूँ ना, ये दोनों भाई ही इडियट है, जिन ने कहा। ह्यूंग आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज मैं उस किम जोंग इन का ना कत्ल कर दूंगी। होबी ने दांत पीसते हुए कहा। हाँ बेबी रोना बंद करो ना प्लीज़। होबी ने ह्यूनजिन के फोरहेड में किस करते हुए कहा। मुझे चिमी के पास जाना है। हाँ तुम अपनी चिमी के पास जाओगे। हाँ तुम तो, लेकिन रोना बंद करो, पहले रो मत, फिर हम सब तुम्हें चिमी के पास लेकर जाएंगे, ओके? होबी कुछ न कुछ करके ह्यूनजिन का ध्यान अभी जिमिन पर से हटाना चाहता था। इसमें कोई डाउट नहीं था कि ह्यूनजिन जिमिन से बहुत प्यार करता था। लाइक उसे जिमिन से अलग ही ऑब्सेशन था। एंड जब से जिमिन प्रेग्नेंट हुआ था उसे अब जिमिन के बेबी से भी बहुत अट्रैक्शन था। ह्यूनजिन अक्सर ये जिद क्या करता है कि उसे जिमिन के पास जाना है, उसके बेबी के पास, उसे उसके बेबी से बातें करनी है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जब ये लोग उसे वहाँ पास लेकर जाते हैं तो ह्यूनजिन जिमिन के बेबी बम से बहुत सारी बातें करता है। वो उसे अपनी स्टोरीज बताया करता है कि वो स्कूल में उसके साथ क्या हुआ या उसने पूरे दिन क्या किया। और जिमिन को भी ह्यूनजिन की इतनी प्यारी प्यारी सी बातें सुनना बहुत पसंद है। अगर ह्यूनजिन ने ये सुन लिया ना कि ह्यूनजिन लगातार ऐसा बोलता है, वो जल कर अभी ना यहीं पर लड़ाई करने आ जाएगा। होबी ने थोड़ा सा हंसते हुए कहा। मम्मा। ह्यूनजिन ने होबी का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए एक हल्की सी सिसकारी भरी। बेबी रोना बंद करो, तुम्हारे डैडा आते होंगे। किम जोंग, अगर तुम 5 मिनट में नहीं आए तो ठीक नहीं होगा। होबी ने गुस्से से कहा। मुझे तो मैं हक करता हूँ। जिन ने होबी के गोद से ह्यूनजिन के अपनी गोद में लेते हुए कहा। जिनी मुझे चिमी के पास जानी है। हिंदी ने कहा। ह्यूनजिन बेबी तुम टेंशन मत लो, हम सब तुम्हें लेकर चलेंगे। थोड़ी देर बाद वह काय
और आर्यन भी आ गया। जैसे ही काई आया, होबी ने उसे मारना स्टार्ट कर दिया। अब बेबी क्या कर रहे हो? बेबी क्या कर रहे हो? लग रही है तुम्हें, लग रही, और तुम्हारा बेटा यहाँ बुखार से तपा जा रहा है, तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स किए हैं। आई एम सॉरी ना, मैं लेकर आ गई दवाई, उसी दवाई खिला कर सुला दो ना, काई ने कहा। होबी ने काई के हाथ से दवाई छीनी, किचन में गया, उसने दवाई एक बर्तन पे डाला और वापस हॉल में आया। ह्यूनजिन बहुत ज़िद्दी था, वो दवाई नहीं खाना चाहता था, उसे जिमिन के पास जाना है, मतलब जिमिन के पास जाना है। और होबी ने उसे प्रॉमिस किया कि जब ह्यूनजिन सोकर उठेगा तो उसे जिमिन के पास ज़रूर लेकर जाएगा। और इस शर्त में ही जाकर ह्यूनजिन ने दवाई खाई और होबी उसे सुलाने के लिए ऊपर रूम में ले गया। और वही दूसरी तरफ मिन मैंसन में सुबिन, ह्यूनजुन और लिसा और जेनी, वो चारों ऊपर उनके रूम में थे। हमने ये वाला स्पॉट फाइनल कर लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स को पता चला कि तो हमें डांटेंगे? अरे उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तुम्हें पता है मैंने डैड के मुँह से सुना था कि वो लोग भी ना जब हमारी एज के थे, नहीं हम लोग अभी बहुत छोटे हैं। लाइक देखो, मैं और तुम, जेनी ने ह्यूनजुन की ओर इशारा करते हुए कहा, हम दोनों 10 साल के हैं। लिसा ओनली सिर्फ 12 साल की है एंड सुबिन सिर्फ 8 साल का है, मतलब ओनली सबसे बड़ी है, फिर तुम और हम, और सुबिन सबसे छोटा है। तो हम एक बच्चे को अपने साथ लेकर इतनी बड़े मिशन पे नहीं जा सकते। जेनी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, पर मैं बच्चा नहीं हूँ, तुम हो, तुम सिर्फ 8 साल के हो। जेनी ने कहा, बट नूना मैं 8 साल का हूँ, मैं तो हाँ, मैं तो ह्यूंग के इतने हाइट में बराबर भी हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो। सुबिन ने खड़े होते हुए कहा, यहाँ हाइट की बात नहीं हो रही है, और तो क्या हुआ अगर वो 8 साल का है, मैं उसे प्रोटेक्ट करूँगा। सुबिन तुम मेरे साथ रहना, ओके? ह्यूनजुन ने सुबिन को हक करते हुए कहा, ओके ह्यूंग, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, देखो तुम ना अपनी बहन की बात नहीं मान रहे हो। जेनी ने कहा, जेनी, लिसा ने जेनी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं सबसे बड़ी हूँ ना, तो मैं तुम सबको प्रोटेक्ट कर लूँगी, तुम टेंशन क्यों लेते हो? सच में नूना? ह्यूनजुन ने लिसा की ओर देखते हुए कहा, अरे तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं सिर्फ दिखती पतली दुबली हूँ, अब हो। सुबिन ने अपनी इनोसेंट आंखों से देखते हुए कहा, किसी को उनके मुंह पे नहीं बोलते कि वो कैसे हैं। लिसा ने थोड़े गुस्से से कहा, तो तुम लोग फाइनल कर रहे हो कि नहीं? देखो आज रात जब हमारे पेरेंट्स सो जाएं, पर हमें पता कैसे चलेगा कि वो सो गए हैं? सिंपल, जैसे उनके रूम में जाकर देखो ना, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि उनके रूम में जाकर देखो। क्या मैं रूम से ही नहीं जा सकता क्या? एक काम करते हैं, आज हम यही, आप दोनों आज यही रुक जाओ। ह्यूनजुन ने लिसा और सुबिन को इशारा करते हुए कहा, फिर हम हमारे ही घर चले जाएंगे, बिकॉज पापा और डैडा दोनों ही बिजी रहते हैं। वो लोग अपने रूम में रहेंगे और हम सब बिना आवाज़ के यहाँ से निकलेंगे बालकनी से, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ओके? पर मुझे अभी भी डर लग रहा है। जेनी ने कहा, जेनी तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? तुम मेरी बहन नहीं हो सकती हो। ह्यूनजुन ने कहा, ऐसा बोलो मत, वरना मैं जाकर मम्मा को सारी हम लोगों की प्लानिंग बता दूँगी। तुम ना मुझे हमेशा इस तरह से नहीं धमका सकती, तुम हमारे छोटे भाई को भी इसी तरह से ट्रीट करोगे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो भाई है? वो एक क्यूट से लिटिल सी हम लोगों की सिस्टर भी तो हो सकती है ना। जेनी ने कहा, आप दोनों लड़ना बंद करो, सुबिन ने कहा। और हाँ, मेरे को तो ह्यूंग का आइडिया अच्छा लग रहा है, तुम्हें तो सबका ही आइडिया अच्छा लगता है ना? जेनी ने कहा, जेनी रहने दो ना, यही करते हैं, बट अब हमें हमारे पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी यहाँ रुकने की। जेनी तुम मेरी तरफ से परमिशन ले लेना। पर मैं क्यों? क्योंकि मेरी मॉम के साथ लड़ाई हुई है और मैं यहाँ लड़ झगड़ के आई हूँ। लिसा ने कहा, मेरे को पता ही था, तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारी मम्मा से परमिशन ले लूँगा। ह्यूनजुन ने कहा, मम्मा तो परमिशन दे देगी बट डैडा नहीं देंगे, वो बोलते हैं कि मैं आप लोगों के साथ रहने के लिए बहुत छोटा हूँ। तुम अपने डैडा की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं आरिफ अंकल को सब समझा दूँगा। ह्यूनजुन ने कहा, ओके, तुम्हें लगता है कि हमें अभी भी ये करना चाहिए? क्या उन लड़कों ने हमें बस चैलेंज नहीं किया है, ज़्यादा कुछ तो नहीं। हम वहाँ पर जाएंगे और उन्हें दिखा देंगे कि हम किसी से नहीं डरते हैं,
बट फिर भी अगर कुछ हुआ तो। कुछ नहीं होगा, तुम अपना मुंह बंद करो पहले, युनजुन ने कहा। अगर कुछ हुआ तो मैं बोल दूंगी मम्मा को कि ये सारा प्लान आपका था। जेनी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, बोल देना। अच्छा ठीक है, बोल देना, मैं नहीं डरता। युनजुन ने अपनी बात ख़त्म ही नहीं की थी, तभी उन्हें किसी की ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। ये आवाज़ तो मम्मा की है। जेनी ने युनजुन की बात कंप्लीट की। मम्मा। जेनी ने बिना वक्त गंवाए अपने और युनजुन के शेयर बेडरूम से निकलकर हॉल की ओर भागने लगी। उसे जिमिन की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि जिमिन प्रेग्नेंट था और इस तरह चिल्लाना ये कुछ अच्छे साइन नहीं थे। बिकॉज जिमिन अपने 9th मंथ में था, तो कुछ कह भी नहीं सकते थे कि क्या हो रहा है। जेनी दौड़ते हुए नीचे हॉल में है, उसके पीछे बाकी बच्चे युनजुन, सुबिन और लिसा आ रहे थे। जेनी ने जो भी चीज़ उसने फर्स्ट देखी वो था जिमिन, जो हॉल के सोफे के बगल में नीचे एक टाइप से बैठा हुआ था और चिल्ला रहा था। जिमिन के दोनों पैर ऐसे खुले हुए थे, लाइक उसका वाटर ब्रेक हो गया है। मम्मा। जेनी ने जोर से चिल्लाया और जल्दी से जिमिन के पास गया। जिमिन इतनी दर्द में था कि उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से युंगी का नाम लिया और जैसे ही जिमिन ने ये नाम लिया, सामने का मेन डोर खुला और वहाँ से युंगी आया। लेकिन जिमिन को इस हालत में देखकर युंगी भी एक टाइम के लिए उसने 2 स्टेप पीछे ले लिए। जिमिन, युंगी ने कहा और वो दौड़ता हुआ जिमिन के पास गया। उसने बिना सोचे समझे जिमिन को गोद में उठाया और गाड़ी की ओर भागने लगा। बच्चे भी समझ गए थे कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। जेनी अपने रूम में गया, उसने अपना मोबाइल लिया। बाकी बच्चे भी अपने अपने पेरेंट्स को कॉल करने में लगे थे। जेनी एक तरफ से बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा था। युनजुन उसे काम करने की कोशिश की और सभी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। ज़्यादा देर नहीं लगी ये बात सबको पता चलने में कि जिमिन को लेबर पेन स्टार्ट हो गया है और वो भी हॉस्पिटल में है। सभी जल्दी से हॉस्पिटल में चले गए। जिमिन को वार्ड के अंदर ले जाया गया और अंदर से जिमिन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। युंगी बहुत परेशानी में आगे पीछे घूम रहा था। सभी बच्चे अपने मोम का और अपने अंकल का इस तरह से हाल देखकर, उन्हें इस तरह चिल्लाता देखकर गॉसबम्प उन्हें आ रहे थे। लेकिन सुबिन, युनजुन, जेनी इन सब के लिए नया नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपने अंकल्स, अपने मम्मा, इन सबको इन कंडीशन में देखा है, तो ये कुछ नई बात नहीं थी उसके लिए। बट अपनी मम्मा पे जब बात आई तो उन्हें थोड़ा डर लग रहा था कि अब क्या वो मोमेंट आ गया जिसका इन लोगों को 9 मंथ से वेट था कि अब उनका जो भी छोटा भाई है या छोटी बहन है वो अब आने वाली है। सभी किसी न किसी डाउट में थे। तभी अचानक से जिमिन की जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई एंड द नेक्स्ट मोमेंट वार्ड का दरवाज़ा ओपन हुआ एंड वहाँ से एक नर्स घबराई हुई बाहर आई। यहाँ मिल नहीं होंगी, कौन है? उस नर्स ने कहा, मैं हूँ, आपके हस्बैंड है ना, जल्दी चलिए हमारे साथ। उस नर्स ने युंगी का इंतज़ार किए बिना ही युंगी का हाथ खींचा और उसे अंदर लेकर गया। मैं समझ गया कि अब क्या होने वाला है, आर्यन ने कहा। क्या? जिन ने उसकी और अपनी पैनी निगाह डाली। कुछ नहीं बेबी, कुछ नहीं, आर्यन ने कहा। मॉम ठीक तो होगी ना, जेनी ने कहा। जेनी तुम टेंशन मत लो, जिमिन बिल्कुल ठीक होगा। हाँ, ते ने कहा। जेनी ने हमें सर हिलाया और वार्ड की ओर देखने लगा। तभी अचानक से 2 लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आई। एक तो जिमिन था और दूसरा युंगी। अब बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि उनके डैड अंदर जाते ही जिमिन के साथ चिल्ला क्यों रहे हैं, कि वो जिमिन को एज अ फील करा रहे कि जिमिन यहाँ अकेला नहीं है, लाइक जिमिन को कंपनी दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं था। तभी उन्हें जिमिन की ओर चिल्लाने की आवाज़ आई और अब जिमिन चिल्लाने के साथ साथ गालियाँ देना भी स्टार्ट कर दिया था। लाइक जितने भी वहाँ पर बड़े लोग थे उनके तो गाल लाल हो गए थे, क्योंकि जिमिन गाली ही कुछ इस तरह से दे रहा था जो बताना ठीक नहीं था। बट हाँ, वो युंगी को गाली दे रहा था और ये बोल रहा था कि वो कभी फिर से प्रेग्नेंट नहीं होगा एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। बट ये चिल्लाने का सिलसिला 5 मिनट तक चलता रहा एंड द लास्ट जिमिन जोर से चिल्लाया। ऐसा लगा कि पूरा हॉस्पिटल ही हिल गया है। सब थोड़ी देर के लिए शॉक में थे, बट इन द नेक्स्ट मोमेंट उन्हें किसी और के रोने की आवाज़ आई, जो बहुत धीरे से रो रहा था जिमिन के चिल्लाने के मुकाबले पे। बट हाँ, उन लोगों को सुनाई दे रहा था। एंड यस, जिमिन का बेबी आ चुका था। अभी किसी को जेंडर नहीं पता था, यहाँ तक कि युंगी को भी नहीं, जो बहुत थकी हुई हालत में बाहर आया।
जेनी और युनजुन बहुत एक्साइटेड है अपने होने वाले बेबी ब्रदर या सिस्टर से मिलने के लिए। उन्होंने युनगी से तुरंत पूछा कि उन्हें भाई हुआ है कि उन्हें बहन हुई है, लेकिन युनगी ने कहा कि उसे भी नहीं पता, बिकॉज जब जिमिन ने लास्ट टाइम चिल्लाया तो उसने युनगी का हाथ इतनी ज़ोर से दबा दिया था कि युनगी के मुंह से आवाज़ निकालना ही मुश्किल हो गया था। युनगी ने उन्हें अपने हाथ दिखाया जो बहुत लाल हो चुके थे, बट अभी खुशी का माहौल था। थोड़ी ही देर बाद नर्स और डॉक्टर बेबी के साथ बाहर आए और यस, एक बेबी बॉय था जो बहुत क्यूट था। हाँ, हमारा बेबी ब्रदर कितना क्यूट है। जेनी ने अपने भाई को अपने हाथ में घुमाते हुए कहा, हाँ बट केयरफुल, इधर घूमो मत, अगर उसे दर्द हुआ तो। ये ओप्पा, ये बेबी है, कोई वो नहीं, इसे दर्द कैसे होगा अगर मैं इसे घुमाऊंगी तो। जेनी ने कहा, अच्छा तुम लोग लड़ाई करना बंद करो और जंगकुक दे, तुम बेबी का ख्याल रखना, आप सब बेबी का ख्याल रखना, मैं जिमिन से मिलकर आता हूँ। युंगी ने कहा और वो अंदर चला गया और बाकी सब एक एक करके बेबी को अपनी गोद में ले रहे थे। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल है। बेबी हैंडसम बोलो। होवी ने हिंजिन को कहा, नहीं वो ब्यूटीफुल है, बिल्कुल चीमी की तरह है। युंजिन ने कहा, मैं उसे गोद में लूँगा, नहीं मेरे को गोद में लेना है। अरे नहीं। होवी ने हिंजिन को ग्राउंड से अपने गोद में उठाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, वो अभी आए हुए उसे बस आधा घंटा ही हुआ है और तुम उसे अभी अपने गोद में लेना चाहते हो। मैं इसे लूँगा, ये मेरी चिमी का बेबी है, ये मेरी चिमी का बेबी है। युंजिन बार बार यही चिल्ला रहा था। युंजिन तो बेबी की तरह बिहेव कर रहा है ना। बोंजुन ने तायुन के कान में कहा, हाँ और तुमने देखा वो छोटा सा बेबी कितना क्यूट है ना। हाँ बट मैं ज़्यादा क्यूट हूँ और मैं ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ। बोमग्यू ने कहा, हाँ हाँ तुम ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम्हारे लिए तो मैं ही तुमसे शादी करूँगा, तुम टेंशन मत लो। ये बच्चे अभी से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। जंगकुक ने तायुन और बोमग्यू की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि तुम उन लोगों को छोड़ो, इधर देखो ये कितना क्यूट है, तुम कहो तो हम। बिल्कुल नहीं, ते ने कहा, क्या हम लेट हो गए। युनबू अरिन ने आते हुए कहा, पता नहीं क्यों मेरे मॉम डैडी हमेशा लेट क्यों हो जाते हैं। लिसा ने आँख भरते हुए कहा, ऐसा मत बोलो योन्नी। जेनी ने कहा, ओके अब हटो, अब मेरी पारी है। नहीं नहीं मेरी पारी है। युनू ने इनके साइड करते हुए कहा, मिस्टर, वो मेरा भाई का हस्बैंड का बेटा है, मतलब मेरा हक पहले बनता है। तो क्या हुआ, जिमिन मेरा दोस्त है तो वो उसे मैं पहले गोद में लूँगा। हिनवू ने कहा, आप दोनों इस तरह बच्चे की तरह मत लड़ो, मुझे शर्म आ रही है। लिसा ने कहा, तुम तो चुप ही रहो। दोनों ने एक साथ कहा, एक काम कीजिए अंकल, आप पहले लीजिए। युनजुन ने इनको पहले देते हुए कहा, इसके बाद आप ले लीजिएगा। युनजुन ने कहा, और वही अंदर जिमिन को होश आ चुका था और युंगी के साथ था। हमारे बेबी कहाँ है, वो बाकी सबके साथ थे। तुम्हें पता सब कितना खुश है और मॉम डैड उन्होंने बोला है कि वो लोग आएंगे। मैं खुश हूँ, हमारी फैमिली कंप्लीट है। जिमिन ने कहा, हमने बेबी का कोई नाम सोचा। हमने जैसा डिसाइड किया था, अगर बेबी बॉय हुआ तो उसका नाम होगा फेलिक्स। कितना क्यूट नाम है ना। तुम्हें पता है बेबी डिट्टो डिट्टो बहुत बहुत क्यूट है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। युनगी ने कहा, सच में, मैंने तब तक बेबी को देखा भी नहीं है। कोई बात नहीं, अब देख लो। इनने बेबी को अपने गोद में लेते हुए अंदर आया। क्या मैं लूँ? जिमिन ने कहा, मेरे हाथ साफ तो है ना। जिमिन तुम डॉक्टर हो। हाँ, जिमिन ने हंसते हुए कहा और उसने अपने बेबी को अपने हाथ में लिया। थोड़ी देर बाद वहाँ सभी जिमिन के वार्ड के अंदर आ गए थे और युनजिन तो जैसे जिमिन से चिपका ही हुआ था और युंगी कब से उसे पहले निगाह डाल रहा था, क्योंकि लिटरली युनजिन बेबी और जिमिन को छोड़ ही नहीं रहा था। वो उनके साथ ही था, उनके साथ खा रहा था, उनके साथ ही लेटा हुआ था। एंड अब तो उसने किसी को भी फिलिक्स को टच करने भी नहीं दे रहा था। तुम्हारा बेटा, युंगी ने काई की ओर देखते हुए कहा, मेरे को नहीं पता ये लड़का किस पे गया है। क्या किस पे गया है, तुम्हारे जैसा ही तो है। होबी ने कहा, हाँ एक छोटा काई ना। आर्यन ने हंसते हुए कहा, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। सीरियसली वो एक छोटा काई की तरह भी बिहेव कर रहा है। तुम्हें पता है
स्कूल में भी काहे जैसे हॉबी सिर्फ मेरा है, हॉबी को कोई नहीं देखेगा, हॉबी को कोई टच नहीं करेगा। आरव ने हंसते हुए कहा। अरे इस बात पे तो सभी हंस गए क्योंकि काय बहुत पॉजिटिव था हॉबी को लेकर। एंड नाउ उसका बेटा यूनजिन भी फिजिक्स को लेकर बहुत पॉजिटिव है अभी से ही, जिसे आए अभी लिटरली 2 या 3 घंटे हुए हैं। हम सब कितने छोटे थे ना। यूनगी ने अचानक से कहा, एंड नाउ वी आर पेरेंट्स, हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं। यूनगी ने यूनजुन और जेनी की ओर देखते हुए कहा, जो बेबी को देख देख कर कुछ बातें कर रहे थे। हाँ, टाइम इतनी जल्दी बीतता कि किसी को पता ही नहीं चला कि हम लोग कब इतने बड़े हो गए हैं। जिन ने भी कहा, ये कल ही की बात थी। ऐसा लग रहा था कि जिमिन कल ही की बात है कि जिमिन आया था क्लास में, उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था एंड मैंने बोला था कि ये मेरे योंग हैं, कोई भी इन्हें परेशान नहीं करेगा। जंगकुक ने हंसते हुए कहा, हम सबको वो ट्रिप याद है जब हमने जिमिन को आयु एक ही दिन हुआ था और हम सब उसे घुमाने लेकर गए थे मॉल। ते ने हंसते हुए कहा, ऑफकोर्स, तुम सबको नामजिन की वेडिंग याद है? होवी ने कहा, वो वेडिंग हम कैसे भूल सकते हैं। जिन और आर्यन ने कहा, हमने लिटरली उसी तारीख को हमने शादी की अपने रियल लाइफ में। नामजिन ने कहा, हाँ, हमारी शादी हुई, हम इतने बड़े अब हमें आधा कोरिया जानते हैं, आधा कोरिया क्या पूरा कोरिया जानता है एंड हमें तो दूसरे देशों में भी अब जाना जाता है। जो बच्चे कल तक सिर्फ एक हाई स्कूल में थे, अब वो इतने बड़े हो गए, उनके खुद के बच्चे हैं, वो इतने फेमस है, खुद कमा रहे हैं। ये सब एक सपने की तरह है ना। इतनी चीज़ें हुई लेकिन एक चीज़ जो थी वो कभी नहीं बदली, वो था हमारा प्यार जो हमने अपने पार्टनर से किया था। काई ने कहा, ये बात तो है। युनवू ने कहा, किसी को लेट में उसका प्यार मिला तो किसी को जल्दी में प्यार मिल गया, लेकिन नाउ हम सब अपने अपने लव वंस के साथ हैं, अपने पार्टनर्स के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं जिन्हें हम बेइंतहा प्यार करते हैं। हाँ, जैसे हमारी फ्रेंडशिप कितनी अच्छी है, जो इतनी हमारे बीच लड़ाइयाँ हुई, मतभेद हुई, लेकिन कभी भी हमारी दोस्ती नहीं टूटी और हमारा प्यार भी एक दूसरे के लिए कम नहीं हुआ। इनने भी कहा, मेरे को याद है कि स्टार्टिंग में मेरा और इनवू का तो कुछ था ही नहीं, बट जैसे भी हुआ, सच बोलूँ तो ये सब लिसा के आने की वजह से हुआ है। बट मैं खुश हूँ अब अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ। इनवू को हक करते हुए कहा और इनवू ने भी इनको हक कर दिया। सही कहा, क्योंकि हमारा लव हमारे पार्टनर्स के लिए फॉरएवर रहेगा। लव फॉरएवर। तो ये है मिन यूनजुन एंड मिन जेनी। नहीं, ये मेरे बच्चे हैं और मैं अपने बच्चों को वापस लेकर रहूँगा। ओके आर्मीज, ये था लव फॉरएवर का सीज़न 1 जो अभी यहीं पर एंड हुआ। आई होप कि आपने ये सीज़न बहुत इंजॉय किया होगा एंड टू बी ऑनेस्ट मैं इस सीज़न को बहुत मिस करूँगी, मैं इस सीरीज़ को बहुत मिस करूँगी क्योंकि इसी सीरीज़ की वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ। मेरे को आज भी याद है जब मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड डाला था, उस लाइक बहुत मतलब मेरे सब्सक्राइबर थे ही नहीं। आई हैव ओनली 1 या 2 सब्सक्राइबर बट नाउ आई हैव 1K सब्सक्राइबर एंड आई एम सो हैप्पी। आई नो कि आप लोगों के पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हो गया लाइक बोगम का क्या हुआ और जो ते नाम लेता था उसके जो दिल में दर्द होता था उसका क्या हुआ। नामजिन की वेडिंग, हालांकि उनकी वेडिंग हो गई थी बट फिर भी, एंड टेकुक की वेडिंग, होपकाई की वेडिंग, इन सब के वेडिंग के बारे में क्या, मैंने नामजिन की वेडिंग के बारे में कभी आप लोगों को नहीं बताया। एंड लॉट्स ऑफ पीपल के माइंड में होगा कि हमें उनकी वेडिंग के बारे में जाननी है, इन सब की वेडिंग के बारे में जाननी है और कहानी 5 साल आगे बढ़ गई, इन बीच हुआ क्या, आपको इन सब के बारे में भी जानना होगा। एंड लास्ट में जिसने कहा कि जेनी और यूनजुन उसके बच्चे वो कौन है, इन सब का क्या होगा। बट जैसा कि मैंने कहा ये सीज़न 1 है और सीज़न 2 में आपको सभी के इसके आंसर मिल जाएंगे और मैं सीज़न 2 जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। बट नाउ के लिए ये सीज़न यहीं पे एंड होता है। आई होप कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, ये सीज़न बहुत पसंद आया होगा। एंड मैं आपको अपनी एक न्यू स्टोरी के बारे में बताना चाहती हूँ। लाइक मैं फर्स्ट आप लोगों से नहीं राय लेना चाहती हूँ, मैं एक वेम्पायर वाली सीरीज़ चालू करूँगी ट्यूबलाइट। आप लोगों ने ट्यूबलाइट तो देखा ही होगा, मोस्ट ऑफ द पीपल ने देखा होगा। तो ये ट्यूबलाइट की ही कहानी है, बस मैं उसके आगे में BTS के कैरेक्टर्स को ऐड करके ये कहानी बनाने वाली हूँ।
अगर आप सब इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड लाइट गर्ल लेटर अब आएगा, डेली आएगा। मैंने अब सोच लिया कि अब मैं करूँगी लाइक जैसे मैं पहले करती थी। सो बाय बाय। कमेंट करके बताना आपको न्यू स्टोरी के बारे में, और इस स्टोरी आपको कैसा लगे ये भी ज़रूर बताना प्लीज़। एक कमेंट शेयर करना मत भूलना।